नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज ये लेक्चर नंबर 6 है और इस 6 लेक्चर में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में। अब देखो, इसका जो पिछला लेक्चर था हिंदी व्याकरण का, उसमें मैंने आपको शब्द संरचना और शब्दों के भेदों के बारे में बताया था और वहां पे हमने चर्चा की थी इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेदों के बारे में, जिसमें हमने जाना था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। और जो भी अन्य भेद हैं शब्दों के अन्य आधारों पर, वो हमने डिटेल्स में पिछले लेक्चर में चर्चा कर दिया था। तो पिछला लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों हिंदी व्याकरण का, तो उसको आप जरूर देख लें। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि जो तत्सम तद्भव वाला ये टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो तत्सम तद्भव से अक्सर पूछे जाते हैं। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, और इनकी आपको पहचान कैसे करनी है। तत्सम शब्द की पहचान क्या है, तद्भव शब्द की पहचान क्या है। तो ये सारा दोस्तों आज हम जो ये टॉपिक है तत्सम तद्भव का, ये आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू और शुरुआत करते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की आपको पहचान कैसे करनी है। पहले तत्सम शब्द होता क्या है। जो ये तत्सम शब्द है, तत्सम यानी उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत क्या है, मूल भाषा है। मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि हिंदी भाषा की जो जननी है वो है संस्कृत, अर्थात संस्कृत हमारी मूल भाषा है। सभी भाषाओं की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो संस्कृत से मानी जाती है। तो संस्कृत अर्थात हमारी मूल भाषा है और संस्कृत के जो समान शब्द होते हैं उन्हें ही कहा जाता है तत्सम शब्द। अर्थात संस्कृत के जो शब्द जिनका प्रयोग हम ज्यों के त्यों करते हैं, यानी उसी प्रकार से उनका प्रयोग हम अभी भी करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। यानी तत्सम शब्द अर्थात ये कुल मिला के ये संस्कृत के शब्द हैं, जिस प्रकार ये संस्कृत में प्रयोग होते हैं और उसी प्रकार ये अभी भी प्रयोग होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। लेकिन अगर ये तत्सम शब्द इनमें कुछ परिवर्तित करके हम सामान्य बोलचाली भाषा में या लिखने में उनका प्रयोग करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। अर्थात अगर मैं तद्भव शब्द की डेफिनेशन या परिभाषा की बात करूं, तो तद्भव की जो परिभाषा हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है कि मूल भाषा के ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो गया है, यानी इनके रूप में परिवर्तन आ चुका है, या तत्सम शब्द जिनके रूप में परिवर्तन आ चुका है, उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। तो आप परिभाषा भी नोट कर सकते हैं। मूल भाषा के वह शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। जबकि ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, ये संस्कृत के समान हैं, उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। तो ये तो नॉर्मल परिभाषा थी, आप सभी जानते होंगे वैसे भी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये परिभाषा या डिफाइन यहाँ पे परिभाषित यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे हमने कुछ नियम यहाँ पे ला रखे हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे इन नियमों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको बड़ा ही आसान हो जाएगा तत्सम शब्द पहचानना, तद्भव शब्द पहचानना, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है और कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। और जितनी ज्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के मतलब लगभग 100+ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द हमारी जो ई बुक है या हिंदी कोर्स की जो कंप्लीट पीडीएफ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप वहां से डाउनलोड करें और उसमें आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए तत्सम तद्भव शब्दों के। तो शुरुआत करते हैं नियम 1 से। नियम 1 की अगर बात करें तो जो क्सा है, अब इसको क्सा पढ़ते जैसे कक्षा, इसमें क्या पढ़ते हैं क्सा, इस प्रकार से इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। तो क्सा का प्रयोग प्राय तत्सम शब्द में होता है, वह तत्सम का तद्भव में परिवर्तित होने पर क्सा का खा और छा में इसको बदल जाता है। तो जैसे हम कक्षा इसको पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण आप सभी जानते हैं किस प्रकार से आपको करना है। तो जो ये क्सा है, इसको हम नॉर्मल छा भी कहते हैं सीधे कई बार, ठीक है। तो इसका प्रयोग जहां भी आपको ये शब्द दिखेगा वहां सामान्यतः क्या होगा, वो मतलब जिस शब्द में आपको ये वर्ण दिखेगा
वो शब्द किस प्रकार का होगा, तो वो होगा दोस्तों तत्सम शब्द। लेकिन अगर इस तत्सम शब्द को जिसमें इसका प्रयोग हुआ है उसको अगर तद्भव में बदलना है तो इसका क्या हो जाएगा, या तो खा हो जाएगा या इसका हो जाएगा छा। समझ गया। अब देखो यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। ये सभी तत्सम शब्द है और ये है आपके तद्भव शब्द। जैसे अक्षी, तो इसमें जो एक छा है ये तो क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें अक्षी आ गया, इसमें इसका प्रयोग है अर्थात ये तत्सम शब्द है। क्षीर, इसमें इसका प्रयोग है, ये तत्सम शब्द है। अक्षर, ये आपको देखना है यानी तत्सम शब्द है। छुर, ये आपको देखना है यानी इसमें तत्सम शब्द है। क्षेत्र, ये इसमें प्रयोग हुआ है, ये वर्ण अर्थात ये भी तत्सम शब्द है। परीक्षा, कुक्षी, तीक्ष्ण, ये सारे के सारे क्या है, तत्सम शब्द हैं। अगर ये तद्भव में इनका परिवर्तन इनका करना है तो तद्भव में ये किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं, यहाँ पे बदल जाता है। जो अच्छा है ये खा और छा में बदल जाता है। तो देखो अक्षी और एक किस में बदल गया, इसका क्या हो गया, खा, यानी ये बदल गया है खा में, तो आंख हो गया। क्षीर का हो गया खीर, अक्षर का हो गया अक्षर, ये छा में बदल गया, या इसको आखर भी कहा जाता है। सुर का हो गया खुर, क्षेत्र का हो चुका है खेत, परीक्षा का हो चुका है, देखो ये छा में बदल चुका है। और उसी प्रकार से कुक्षी, ये भी खा में बदल चुका है। तो कुल मिला के ये दो में बदलता है, मतलब इसका प्रयोग तो जिस शब्द में इसका प्रयोग होगा वो तत्सम शब्द है, लेकिन जिनमें खा और छा का प्रयोग होगा अर्थात वो कैसा शब्द है दोस्तों, वो है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। कोख, तीखा, तो नियम वन आप समझ गए होंगे, इसका प्रयोग सदैव होगा तत्सम शब्द में, ठीक है, जबकि खा और छा का प्रयोग सदैव किस में होगा, तद्भव शब्द में होगा। नियम वन बिल्कुल सिंपल तरीके से उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको ये समझा दिया है। नियम टू की ओर बढ़ते हैं। वा का प्रयोग प्राय तत्सम में, जबकि तद्भव में वा का क्या हो जाता है, बा हो जाता है। तो जिन भी शब्दों में आपको वा दिखेगा वो सामान्यतः कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सामान्यतः वो क्या होंगे, अधिकतम वो तत्सम शब्द ही होंगे जिनमें वा का प्रयोग होगा। देखो ये तत्सम शब्द, पूर्व, वन, विग्रह, वर यात्रा, विवाह, वर्षा, वक, ठीक है। अब देखो इनका तद्भव रूप कैसा होता है। तो पूर्व का जो तद्भव रूप है, यानी जो इसका बदला हुआ रूप है, यहाँ पे वा का क्या हो जाता है, बा हो जाता है तद्भव में। यानी वा का प्रयोग अगर तद्भव में करोगे तो तद्भव में वा नहीं होगा, बल्कि वा का क्या हो जाता है, बा हो जाता है। वन हो गया वन। विग्रह का जो तद्भव रूप है वो है बिगाड़, बिगाड़ना, ठीक है। विग्रह मतलब किसी को विग्रहित करना, और अगर हम मतलब सामान्य हिंदी में हम प्रयोग इसका किस प्रकार से करते हैं, बिगाड़ना। वर यात्रा, शादी समारोह, और इसको सामान्य तद्भव में हम बारात बोलते हैं, ठीक है। वर यात्रा मतलब वर यात्रा कौन बोलते हैं, जो पंडित होते हैं, क्योंकि वो अक्सर संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य आदमी क्या बोलता, सामान्यतः वो बारात ही कहता है। विवाह का ब्याह हो गया, वर्षा का हो गया बरसात, और वक का हो गया बगुला। तो देखो वा, यहाँ पे वा तो एक मतलब जिस शब्द में वा का प्रयोग हुआ है वो तत्सम शब्द है, और अगर उस शब्द का तद्भव रूप देखना है तो वा का क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। नियम दो था, वा का प्रयोग तत्सम में होता है, जबकि तद्भव में वा का बा हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। अब देखो यहाँ पे सा तीन प्रकार के होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। तो जो ये तालव्य सा है इसको बोलते हैं यारा लावा सा वाला जो सा है इसको बोलते हैं तालव्य सा, और ये जो षटकोण वाला सा है इसको कहते हैं दोस्तों मूर्धन्य सा। तो इन दोनों सा का प्रयोग प्राय किसमें होता है, तत्सम में होता है, तालव्य का भी और मूर्धन्य का भी। जबकि तद्भव में इस तालव्य सा का क्या हो जाता है दोस्तों, दंती सा हो जाता है। तो दंती सा आपको जहां भी दिखेगा वहां क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। देखो यहाँ पे सत यानी 100, और इसको हम क्या बोलते हैं तद्भव रूप में, 100 बोलते हैं। अब देखो सामान्य हिंदी में हम 100 बोलते हैं, हम आपने बहुत कम सत बोला होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये सत का परिवर्तित रूप है जिसको हम हिंदी में 100 कहते हैं, अर्थात ये तद्भव शब्द हो गया।
और यहाँ पे देखोगे सा का प्रयोग, तालव्य सा का प्रयोग है तो ये तत्सम शब्द है। यहाँ पे भी तालव्य सा का प्रयोग है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे मूर्धन्य का है, यहाँ पे तालव्य का है। तो ये सारे के सारे जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा का प्रयोग प्राय तत्सम शब्द में होगा। अब इनका तद्भव कैसे होगा, तो यहाँ पे जो आपका क्या है, ये तालव्य सा है और साथ साथ जो ये मूर्धन्य सा है, इनका क्या हो जाता है तद्भव में दंती सा हो जाता है। तो शिक्षा का हो गया सीख, श्यामल का हो गया सांवल, सुंड का हो गया सूंड, मतलब सा में यहाँ पे क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। श्वेत का हो गया सफेद दंती सा में। अषाढ़ जो यहाँ पे ये मूर्धन्य सा है, ये किस में परिवर्तित हो जा रहा है, दंती सा में परिवर्तित हो जा रहा है। और आशा का हो गया आस। तो इस प्रकार से नियम 3 आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की पहचान करनी है। यानी दंती सा होगा तो वो तद्भव शब्द है, और तालव्य और मूर्धन्य सा होगा तो सामान्यतः वहां पे तत्सम शब्द ही होगा। कुछ अपवाद हो सकते हैं जरूर, तो वो आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपको अपवाद का भी पता चलेगा। नहीं तो एक लेक्चर में बीच में जरूर लेके आऊंगा कि अपवाद जो होते हैं वो किस प्रकार से, आपको कौन कौन शब्द अपवाद हो सकते हैं, कई बार देखा गया है। और कुछ अपवाद शब्दों के बारे में हम इस वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। और नहीं तो फिर भी मतलब कुल मिला के इस वीडियो में कुछ अपवाद शब्दों के बारे में जरूर चर्चा करने वाला हूँ। फिर भी नहीं तो अगर कुछ ज्यादा अपवाद शब्द अगर देखने को मिलेंगे तो आपके लिए एक नया लेक्चर लाया जाएगा। आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जितनी ज्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। आप अपवादों का भी जान सकेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर अपवाद जो होते हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं वो अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं कई बार। ऐसा नहीं कि ये नहीं बनते हैं, ये भी कई बार बनते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप उस ई बुक को जरूर डाउनलोड करें जो आपके लिए बनाई गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। नियम 4 की ओर बढ़ते हैं। री तथा स्रा का प्रयोग होगा सदैव तत्सम शब्द में। यानी जिन शब्दों में री और स्रा आपको दिखेगा वो आपको कर देना है तत्सम शब्द, जबकि तद्भव में री का क्या हो जाता है रा हो जाता है और स्रा का हो जाएगा दंती सा। यहाँ पे उदाहरण देख लो। श्रृंगार स्रा का प्रयोग हुआ है, श्रेष्ठिन स्रा का प्रयोग हुआ है, श्रावण स्रा का प्रयोग किया गया है, आश्रय रिक्ष री का प्रयोग हो रखा है, ऋतु यहाँ पे री का प्रयोग हो रखा है। तो ये सभी क्या शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। अब देखो, जब ये जिसमें स्रा होता है तो उसका तद्भव में क्या हो जाता है, उसका हो जाता है स्रा का क्या हो जाता है सा हो जाता है, जबकि री का क्या हो जाता है रा हो जाता है। तो देखो श्रृंगार का क्या हो गया, श्रृंगार हो गया, दंती सा में स्रा बदल चुका है, परिवर्तित हो चुका है, रूप इसका परिवर्तित हो चुका है। श्रेष्ठिन का हो चुका है सेठ, श्रावण का हो चुका है सावन, और आश्रय का हो चुका है आसरा। अब देखो यहाँ पे री किसे बदलेगा, री का हो जाएगा रा, तो रिक्स का हो चुका है रीच। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने आपको नियम फर्स्ट क्या बताया था, ये देखो थोड़ा पीछे चल लेते हैं। नियम फर्स्ट था कि जो छा था इसका खाया छा में ये बदल जाएगा। अब यहाँ पे भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये था यहाँ पे रिक्ष, तो रिक्ष जो ये किस में बदल गया, छा में बदल गया। तो ये है यहाँ पे ये बदल गया इसमें, क्योंकि इसका प्रयोग सदैव तत्सम में होता है, लेकिन तद्भव में ये छा में बदल जाता है। तो रिक्ष हो गया रीच। तो यहाँ पे दोनों में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऋतु तो री का यहाँ पे री हो गया। अब देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है जो अक्सर एग्जाम में बनता है। आपने नियम क्या पढ़ रखा है कि री तथा स्रा का प्रयोग सदैव तत्सम में होगा, लेकिन जैसे मैं अपवादों की ही बात कर रहा था उस हिसाब से जो ये श्राप शब्द है ये कैसा शब्द होना चाहिए जरा बताइए। क्योंकि नियम आपने पढ़ा है री तथा स्रा का प्रयोग तत्सम में होगा, तो स्रा उस हिसाब से श्राप क्या होना चाहिए, इसमें स्रा का प्रयोग किया गया है यानी इसका प्रयोग किया गया है, तो इसको होना चाहिए तत्सम शब्द। लेकिन दोस्तों आप गलत हो, आपका नंबर कट जाएगा। ये तत्सम शब्द नहीं होता है, जबकि श्राप क्या होता है तद्भव शब्द होता है। और श्राप का अगर तत्सम रूप की बात की जाए तो तत्सम रूप इसका हो जाता है साप। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि अक्सर कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और कई अभ्यर्थी इसको गलत करते हैं, क्योंकि उनको साप तद्भव लगता है और श्राप लगता है तत्सम।
लेकिन श्राप क्या होता है, तद्भव होता है, और श्राप का जो तत्सम रूप है, जो शुद्ध रूप है, वो है साप। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है, ये एक अपवाद है इसका। आगे बढ़ते हैं नियम 5 की ओर। नियम 5 क्या कहता है? तो नियम 5 कहता है, ये कहता है दोस्तों, त्रा और आधा रा का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होता है। तो देखो कैसे होता है, देखो यहाँ पे त्रा है, पोत्री, त्रा का प्रयोग, ये तत्सम शब्द है। पुत्र, पुत्र, त्रुट, सूर्य, आधा रा का प्रयोग। वैसे मैक्सिमम जो आधा शब्द होते हैं ना, वो अधिकांशतः ये देखने को मिला है कि तत्सम रूप में होते हैं। सर्प, भ्रातृ, भ्रमर, ये सभी तत्सम रूप हैं। और पौत्री का हो गया पोती, तद्भव, पुत्र का पूत, पत्र का पता, त्रुट का टू, यानी त्रा का ता और क्या हो जा रहा है, टा हो जा रहा है तद्भव रूप में। सूर्य का सूरज, सर्प का सांप, भ्रातृ का भाई और भ्रमर का भौरा हो गया। तो कुल मिला के क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, त्रा और आधा रा का प्रयोग सदैव किसमें होगा, तत्सम शब्दों में होगा। नियम 6 की ओर बढ़ते हैं। णा का प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में होगा और तद्भव में णा का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो जिन शब्दों में भी आपको णा देखने को मिलेगा उनमें तत्सम शब्द होगा। ग्रहणी, कोण, गुण, घृणा, चरण, चूर्ण, इन सब में क्या है दोस्तों, णा का प्रयोग किया गया है। और अगर इन शब्दों का तद्भव रूप देखा जाए तो णा की जगह आपको क्या कर देना है, ना कर देना है। तो घरनी, यहाँ पे णा की जगह ना आ गया, ये णी था तो नी हो गया। कौन, तो कौन आ गया। गुण, णा की जगह ना आ गया, गुण। घृणा का हो गया घिन, चरण का हो गया चरण, और चूर्ण का हो गया चूरण। तो णा का प्रयोग भी किसमें होता है, तत्सम शब्दों में होता है, और इसका तद्भव रूप यानी णा का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं नियम 7 की। क्या कहता है कि जो अनुस्वर है, ये आपका अनुस्वर है, ठीक है। अनुस्वर का प्रयोग सदैव किसमें होगा, तत्सम शब्दों में होगा। यानी जितने भी अनुस्वर शब्द होंगे, यानी जिनमें एक बिंदु होता है, अनुस्वर, ये होता है ना अनुस्वर, ये क्या है, ये है अनुस्वर। तो अनुस्वर शब्द प्राय क्या होते हैं दोस्तों, तत्सम होते हैं। लेकिन जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा दोस्तों, वो क्या होंगे, तद्भव होंगे। ये भी आपको ध्यान देना है। तो अनुस्वर होगा तत्सम, और जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, चंद्र बिंदु, ये ना अर्ध चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु में अर्ध चंद्र बिंदु, इसको कहते हैं आध चांद। तो इसे तद्भव, मतलब वो शब्द क्या होगा, प्राय तद्भव शब्द होगा। देखो टंग, इसमें ये क्या है, अनुस्वर का इसमें प्रयोग किया गया है। ग्रंथि, टंक, उच्च। अब देखो इनका क्या होगा तद्भव रूप, टांगा, गांठ, टांका, ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। और ऊंचा, तो इनमें अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया था, तो ये क्या है, तद्भव रूप है। और जिनमें अनुस्वर का प्रयोग किया गया है वो क्या है, तत्सम रूप है। तो ये तो हो गया यहाँ पे नियम 7। और नियम 8 क्या कहता है, ऐसे शब्द जिनमें आधे अधूरे वर्ण हो वो भी प्राय तत्सम होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था यहाँ पे कि इसमें अर्ध रा का प्रयोग किया गया था ना, तो मैंने यहीं पे आपको बता दिया था कि जो मैक्सिमम शब्द होते हैं सामान्यतः जिनमें आधे अधूरे वर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द ही होते हैं। अकार्य, इसमें आधा रा का प्रयोग है। उपाध्याय, इसमें आधा धा का प्रयोग है। ओष्ठ, इसमें अर्ध और ये षटकोण वाला सा यानी मूर्धन्य सा का प्रयोग किया गया है। कर्पूर, आधा रा का प्रयोग। जन्म, आधा ना का प्रयोग इसमें। पकवान, इसमें आधा का और आधा ना का प्रयोग है। तो अकार्य का तद्भव हो गया अकाज, उपाध्याय का हो गया ओझा, ओष्ठ का हो गया होठ, कर्पूर का हो गया कपूर, जन्म का हो चुका है जन्म, और पकवान का हो चुका है पकवान। तो ये 8 नियम है दोस्तों, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो मैक्सिमम जितने भी तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं उनको पहचानने में आपको बड़ी ही आसानी हो जाएगी। अब कुछ यहाँ पे बात करते हैं कुछ अपवाद, जैसे मैंने आपको पहले ही बीच में कहा था वीडियो में कि कुछ अपवाद शब्दों के बारे में हम जरूर यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को बड़ी आसानी से सही तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। तो इसके लिए दोस्तों ये सारे नियम आपको डिटेल्स में हमारे जो ई बुक है, जो हिंदी कोर्स की संपूर्ण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से उसको डाउनलोड करेंगे। और एग्जाम में जो बार बार प्रश्न बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है 100+ प्रश्न,
उसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर 100 प्रश्न में यहाँ पे लिखने लग जाऊंगा और आपको बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का एक वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप जरूर डाउनलोड करें। और साथ साथ उसमें आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कुछ अपवाद शब्दों की, तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के अपवाद। बात हम कर रहे हैं यहाँ पे अपवाद। देखो अपवाद में इनको क्यों कह रहा हूं, अपवाद ऐसा नहीं कि देखो अपवाद में इसलिए कह रहा हूं जिन पर, यहां पे मैं लिख के भी देता हूं, जिन पर ऊपर दिए गए नियम लागू नहीं होते हैं। क्योंकि अगर सभी शब्दों पर ऊपर दिए गए नियम लागू होते दोस्तों, तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पहचानना बड़ा ही आसान था। वो 8 नियम याद किए और सारे के सारे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द संबंधी प्रश्न सारे के सारे हमारे क्या हो जाते, सही हो जाते। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर ऊपर दिए गए नियम लागू नहीं होते हैं, तो इसलिए उन शब्दों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और वो आपको बड़ी ध्यान से नोट करने हैं। वैसे आपको हमारी जो इसकी नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप नोट करना चाहते हैं यहीं पे तो आप इनको नोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा तद्भव। तो देखो जैसे कंकन हो गया, कंकन, तो ये तत्सम शब्द है क्योंकि इसमें क्या है, का के ऊपर अनुस्वर का प्रयोग किया गया है। अब इसका जो तद्भव रूप है वो है कंगन। अब नियम क्या था, नियम था कि जिस शब्द के मतलब जिस शब्द में भी अनुस्वर का प्रयोग होगा वो सदैव तत्सम शब्द होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, इसमें अनुस्वर का प्रयोग है कंकन में का के ऊपर, तो ये तत्सम है। लेकिन कंगन में भी का के ऊपर क्या है, अनुस्वर का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये कैसा है दोस्तों, ये है तद्भव शब्द। इसको भी वैसे नियम के अनुसार तत्सम होना चाहिए था, लेकिन देखो वो नियम ऐसे नहीं बना रखे, वो नियम आपको याद करने के लिए बना रखे हैं। लेकिन कई शब्द ऐसे हैं जिनमें वो लागू नहीं होंगे, तो इसलिए कंगन आपको ध्यान देना है, ये आपका तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से कृष्ण, और इसका तद्भव रूप हो जाएगा कान्हा। तो देखो इसमें जो ये आपका मूर्धन्य सा है, ये क्या है, अर्ध शब्द है, मतलब अर्ध वर्ण, ठीक है, आधा वर्ण है। सा का प्रयोग आधा इसमें हो रखा है। तो जिन शब्दों में आधा वर्ण प्रयोग किया जाता है वो तत्सम होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कान्हा में भी आधा शब्द है ना, सॉरी वर्ण, ठीक है, आधा वर्ण है ना। लेकिन यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। इसको वैसे तत्सम होना चाहिए था नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ पे ये तद्भव रूप है कृष्ण का। उसी प्रकार से गजेंद्र, गजेंद्र, और ये हो जाता है आपका गजेंद्र का गयंद हो जाता है, और इसमें भी आधा ना का प्रयोग क्या क्या है, और ये भी तत्सम नहीं है बल्कि ये की तद्भव शब्द है। ये भी गयंद क्या है आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि इस वैसे इसमें आधा ना का प्रयोग है, वैसे तो होना इसको तत्सम चाहिए था, लेकिन ये भी तद्भव हो जाता है, इसमें भी नियम लागू नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से आगे हम बात करें चंद्र, तो चंद्र में अनुस्वर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तत्सम होगा। और इसमें आधा रा का चंद्र, आधा रा का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका जो तद्भव रूप है वो होगा चंदा, इसमें भी आधा ना का प्रयोग किया गया है, और ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से अगर आगे हम बात करेंगे तो कुल मिला के मैक्सिमम शब्द यहीं पे जो ये आधा वर्ण वाला मतलब नियम है, मैक्सिमम जो अपवाद वो इसी के मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अंत, और यहाँ पे हो जाएगा इसका तद्भव अंत, तो ये तो ठीक है, अंत इसमें अनुस्वर का प्रयोग है, ये तत्सम शब्द है। लेकिन यहाँ पे अंत मतलब जो अनुस्वर है वो ना में बदल जाता है, इसका अंत हो जाता है, आधा ना का इसमें प्रयोग किया गया है, और ये आपका क्या है, तद्भव रूपी शब्द है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको अपवाद वहां पे मेंशन किए रहेंगे, वो आपको डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे अपवाद, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए 100 प्लस इंपॉर्टेंट तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी। तो उस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा, और काफी कुछ आपको यहाँ पे इन नियमों के माध्यम से सरलता हो जाएगी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पहचानने में।
तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया, और लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।